एवरीवन, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं कॉम्पिटिटिव ओलंपस। जैसा कि हम पिछले वीडियो में बात कर रहे थे पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स से रिलेटेड और आर्टिकल 12 और 13 हमने बात की थी। आज हम बात करने वाले हैं राइट टू इक्वालिटी, जो कि हमारा आर्टिकल 14 से लेके 18 तक के हैं। तो देखते हैं हम सबसे पहले आर्टिकल 14 क्या कहता है। आर्टिकल 14 क्या कहता है? राइट इक्वालिटी बिफोर लॉ। इक्वालिटी बिफोर लॉ यानी लॉ के सामने, यानी हमारे संविधान के सामने सभी एक समान हैं। एवरी पर्सन्स आर इक्वल इन फ्रंट ऑफ लॉ। ये यही बात कर रहा है जो मैंने अभी बताई, यानी सभी लोग समान हैं। यहाँ पे पर्सन बोला गया है, तो यहाँ पर्सन का मतलब ये होगा, जैसा कि हमने पीछे वीडियो में बात किया था पर्सन और सिटीज़न को लेके बात किया था। तो यहाँ पर्सन का मतलब ये है कि यहाँ पे बोथ, यानी जो सिटीज़न ऑफ इंडिया हैं और जो फॉरेनर होंगे वो दोनों ही लॉ के सामने क्या होंगे? कानून के सामने बराबर होंगे। इस आर्टिकल में एक्सेप्शन क्या दिया गया है? अगर कोई भी केस होता है तो उसके लिए सभी को सेम सज़ा दी जाएगी और साथ ही साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाएगा। मगर इस आर्टिकल में ही एक्सेप्शन ऐड किया गया है कि अगर प्रेसिडेंट होते हैं, जो कि आर्टिकल 360 प्रेसिडेंट को क्या दिया गया? स्पेशल प्रावधान दिए गए हैं कि आर्टिकल 361 के तहत बोला गया कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड द गवर्नर ऑफ स्टेट, यानी जो हमारे राष्ट्रपति होंगे और जो राज्यपाल होंगे उनके ऊपर केस नहीं चलेगा, कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं होगा। अगर वो कोई भी काम करते हैं, यानी किसी की भी वो हत्या करवा देंगे तो उनके ऊपर केस नहीं चलेगा जब तक वो पद पे बैठे हुए हैं, जो कि हमारा आर्टिकल 361 में मेंशन किया गया है। इनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट सिटीज़न ऑफ इंडिया कहते हैं। और गवर्नर ऑफ स्टेट, हमारे गवर्नर का मतलब राज्य का जो हेड होता है उसकी बात होती है। आर्टिकल के बाद हम देखते हैं कि अब ये बताया गया और क्या बोला गया? कोर्ट कैन डिस्क्रिमिनेट बिटवीन द पर्सन ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, कैपेबिलिटी, सिचुएशन, जोग्राफिकल इंडिकेशन, एजुकेशन, एज एंड प्रॉपर्टी। यानी कोर्ट को ये अधिकार दिया गया है कि वो किसी के साथ भी भेदभाव कर सकती है बिटवीन द पर्सन्स। हाँ, लोगों के बीच में भेदभाव किस बेसिस पे? नेचर के बेस पे, कैपेबिलिटी क्षमता, सिचुएशन जैसी रहेगी, जोग्राफिकल इंडिकेशंस, एजुकेशन, एज एंड प्रॉपर्टी। यानी इन बेसिस पे अगर कोर्ट चाहे तो उनमें भेदभाव कर सकती है। दूसरी बात करते हैं। अब तीसरा इसमें एक्सेप्शन क्या दिया गया? एमपीज़ एंड एमएलएज़। एमपीज़ और एमएलएज़ को ये बोला गया है इस लॉ के तहत कि अगर कोई एमपी या एमएलए कोई भी उनके ऊपर केस दर्ज नहीं होगा, कब तक? अगर कोई सेशन चालू होने वाला, हमारे संसद का कोई भी सेशन चालू होने वाला है, तब तक कोई केस उनके ऊपर दर्ज नहीं होगा। कब तक नहीं होगा? 40 दिन सेशन के स्टार्ट होने के पहले और 40 दिन सेशन एंड होने के बाद कोई भी केस उनके ऊपर दर्ज नहीं किया जा सकता है, या कोई भी क्रिमिनल केस नहीं किया जा सकता, उनको गिरफ्तार भी नहीं किया जा सकता है। ये है हमारा आर्टिकल 14, जो कि बात करता है इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात करता है। अब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 15 के बारे में। अब हम बात करने वाले हैं अपने आर्टिकल 15 के बारे में, जो कि बताता क्या है कि प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजियस, कास्ट, रेस एंड सेक्स एंड बर्थ प्लेस। यानी कोई भी किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होगा। किस बेसिस पे? धर्म, कास्ट, रेस यानी काले गोरे भेदभाव नहीं होगा। सेक्स यानी मेल या फीमेल पे नहीं होगा, और जन्म के स्थान पे नहीं होगा। ये सब प्रोविज़न इसलिए ऐड किए गए, अगर देखा गया होगा कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स के द्वारा कि अगर कुछ ना कुछ कमियां रही होंगी हमारे पुराने समाज में, इसी वजह से इस चीज़ों को ऐड किया गया होगा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, अन्यथा ऐसी ज़रूरत क्या थी इनकी। अब हम बात कर लेते हैं इसमें एक्सेप्शन क्या क्या है। भेदभाव की बात तो हो गई कि हमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना है किसी के बीच में, कि चाहे धर्म से हो, चाहे कास्ट से, गोरा हो, काला हो, यानी मेल या फीमेल हो, या बर्थ प्लेस या जन्म के स्थान पे। अगर कोई बंदा दिल्ली में पैदा हो रहा है तो उसका क्या कंट्रीब्यूशन है? वो तो
दिल्ली में पैदा हो रहा है और कोई अरुणाचल प्रदेश में पैदा हो रहा है, वो तो एकदम भारत का ही हिस्सा है ना, तो उस बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। अगर सेक्स की बात कर लेते हैं, सेक्स में ही अगर कोई मेल या फीमेल है, तो अगर कोई कह दे कि ये लड़की है, ये तो काम नहीं कर सकती हैं, तो इस बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। रिलीजियस के बेसिस पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन सब बेसिस पे भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना। कास्ट यानी जात को लेके ऊंच नीच और भेदभाव नहीं करना चाहिए। रेस यानी गोरे या काले को लेके भी भेदभाव नहीं करना चाहिए, जो कि हमारे आर्टिकल 15 में ही मेंशन है। साथ ही साथ इसमें क्या दिया गया, एक्सेप्शन दिया गया। आर्टिकल 15 सब 3 में दिया गया है कि स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविज़न फॉर वुमेन्स एंड चिल्ड्रन, यानी राज्य के पास ये ताकत है कि वो विशेष प्रावधान कर सकते हैं, किसको लेके, वुमेन्स को लेके और चाइल्ड को लेके, जो कि हमारा आर्टिकल 15 सब क्लॉज 3 में मेंशन है। अब हम बात कर लेते हैं आर्टिकल 15(4) की बात कर लेते हैं, 15 सब क्लॉज 4 में बात कर लेते हैं। अब स्पेशल प्रोविज़न बनाया गया है किस बेसिस पे, सोशली एंड एजुकेशनल बेसिस पे, एक्सप्लॉयटेड SCs एंड ST के लिए। यानी आर्टिकल 15(4) में ये कह रहा है कि स्पेशल प्रोविज़न बनाया जाएगा किसको लेके, जो सोशली एंड एजुकेशनली एक्सप्लॉयटेड है। कौन है कैटेगरीज में, कौन कौन है, SC और ST इनको ऐड किया गया। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, आर्टिकल 15 सब क्लॉज 5 में क्या कहता है, रिजर्वेशन फॉर एडमिशन फॉर SC एंड ST इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, यानी इसी को ही वेरीफाई करता है। यहाँ पे क्या बोला गया, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए, तो एजुकेशनली बैकवर्ड के लिए फुलफिल करने के लिए ही क्या बनाया गया, रिजर्वेशन दिया गया है एडमिशन प्रोसेस में एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में। तो ये होता है, क्या होता है हमारा, ये दिया गया है किसके लिए, समाज में समानता लाने के लिए, किसके बीच में, जो पीछे बिछड़ गए हैं उनको बराबर लाने के लिए ही ये प्रोविज़न लाया गया था, जो कि हमारा आर्टिकल 15 बताता है। अब हम बात करेंगे अपने आर्टिकल 16, जो कि बताता क्या है हमारा, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीजन्स। अब बात करते हैं आर्टिकल 16 की। आइए हम बात करते हैं अब आर्टिकल 16 क्या कहता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। आर्टिकल 16 क्या बात करता है, इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ टू ऑल सिटीज़न, यानी इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ देनी है सभी नागरिकों को, यानी नागरिकों, यहाँ का कहने का मतलब जो भारतीय नागरिक हैं उनके लिए सिर्फ। इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे क्या होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में क्या होगा, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट होगा जो, उसमें सबको में क्या देना, हमें इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ सभी को देना है, जो कि सिटीजन्स को। यानी इक्वल एम्प्लॉयमेंट का मतलब, अगर कोई गवर्नमेंट की वैकेंसी निकलती है तो गवर्नमेंट को क्या प्रॉपर एक नोटिफिकेशन निकालना पड़ेगा और सबको इनवाइट करना पड़ेगा। उसको इस आर्टिकल के तहत मेंशन किया गया है, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू ऑल सिटीजन्स। सभी को नोटिफिकेशन निकालिए, नोटिफिकेशन के बाद सबको बुलाइए, पेपर कराइए, कंडक्ट कराइए, जो कि हो नहीं पा रहा गवर्नमेंट से। अब देखते हैं आर्टिकल 16(4) में क्या कहता है। 16(4) में क्या कहता है, रिजर्वेशन फॉर SC एंड ST इन द पोस्ट, यानी स्टेट चाहे तो क्या करेगा, रिजर्वेशन दे सकता है SC और ST को इन द पोस्ट में, यानी किसी वैकेंसी में या पोस्ट में रिजर्वेशन दे सकता है SC या ST को, अगर स्टेट चाहे तो। ये आर्टिकल 16(4) में डिफाइन है। अब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो 87th अमेंडमेंट हुआ 2000 में, उसमें क्या कहा गया, उसमें ये कहा गया कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर SC एंड ST, यानी स्टेट चाहे तो यहाँ पे क्या कर सकता है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स रख सकता है SC और ST कैंडिडेट्स के लिए। अब हम बात कर लेते हैं किसकी, आर्टिकल 17। आर्टिकल 17 क्या कहता है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़, यानी छुआछूत की जो परंपरा है उसको समाप्त करना है, जो कि हमारे यहाँ से भारत से समाप्त होनी चाहिए। ये आर्टिकल 17 कहता है। अगर कोई बंदा SC या ST या किसी नीची कम्युनिटी से है,
अगर उसके साथ भेदभाव होता है यानी छुआछूत होता है तो उसको ख़त्म करना चाहिए। किस आर्टिकल के तहत? 17। यानी अगर वो चाहे तो पब्लिक हॉस्पिटल यूज़ कर रहा है उसके लिए वो कोई मना नहीं कर सकता, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहा है उसके लिए कोई मना नहीं करेगा उसको। अगर ऐसा किया जाता है तो वो क्या होगा, सीधे सीधे वॉयलेशन ऑफ क्या होगा, अनटचेबिलिटी का वॉयलेशन होगा, अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी का वॉयलेशन होगा। अगर कोई व्यक्ति या कोई पर्सन कोई प्रमोट करता है, बढ़ावा देता है अनटचेबिलिटी को लेके, तो वो भी एक क्रिमिनल ऑफेंस के अंदर आएगा। तो ये हो गया हमारा आर्टिकल 17 डिफाइन करता है। आर्टिकल 18 क्या कहता है? अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी उपाधियों का अंत होना चाहिए। यानी यहाँ पे क्या कहा गया है कि कोई भी उपाधि नहीं ले सकता हमारे कंट्री में। मगर एक्सेप्शन क्या दिया गया है कि आर्टिकल 1 में ये बोला गया है, किसको अलाउ किया गया? एजुकेशनल और डिफेंस की उपाधियों को अलाउ किया गया है। जैसे कि कोई पर्सन इंजीनियर के सामने ER लिख सकता है और डॉक्टर से DR लिख सकता है। डिफेंस की उपाधियों की बात कर ले तो कैप्टन, ब्रिगेडियर जैसी उपाधियां भी ले सकता है। बस ये 2 उपाधियां अलाउड है हमारी कंट्रीज़ में अंडर आर्टिकल 18(1) के अंदर। हम बात कर लेते हैं अब आर्टिकल 18(2) की बात कर लेते हैं। अलाउड टू यूज़ फॉरेन टाइटल, नॉट अलाउड टू यूज़ फॉरेन टाइटल। अगर कोई बंदा उसको ये परमिशन नहीं दी गई कि अगर वो फॉरेन में कोई टाइटल पाता तो उसको ये अलाउ नहीं किया गया कि वो फॉरेन टाइटल को यूज़ कर सके अपने नाम के साथ। आर्टिकल 18(3) में ये बताता है टू यूज़ द फॉरेन टाइटल विद द परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट। अगर वो बंदा प्रेसिडेंट की परमिशन से ले टू यूज़ द फॉरेन टाइटल, अगर कोई फॉरेन की उपाधि उसके पास है, उसको अगर वो यूज़ करना चाहता है तो वो क्या करेगा? परमिशन लेगा अपने प्रेसिडेंट से। आर्टिकल 18(4) में क्या कहता है? एनी पर्सन हु रिसीव्ड अवार्ड फ्रॉम द प्रेसिडेंट कैन नॉट यूज़ टाइटल विथ हिज नेम। यानी अगर कोई पर्सन, जैसा कि आप लोग को पता है कि प्रेसिडेंट के द्वारा कई अवार्ड्स दिए जाते हैं, तो अगर प्रेसिडेंट के द्वारा कोई अवार्ड दिया गया है तो पर्सन वो टाइटल्स को अपने नाम के साथ यूज़ नहीं करेगा। डिफेंस और एजुकेशन की बात अलग है, ये हमने पहले डिफाइन कर दी है। और जो अगर प्रेसिडेंट के साथ कोई बात है तो अपने नाम के साथ उपाधि नहीं ऐड करेगा। ये हो गई हमारी बात किसकी? राइट टू इक्वालिटी की बात होगी। आइए थोड़ी सी इसमें और बात कर लेते हैं, इक्वालिटी किसे कहते हैं मेन मकसद में। फिगर के द्वारा हम समझेंगे इसमें। अगर देखा जाए, ये वॉल है समझ लीजिए, और ये 3 पर्सन है। ये 2 पर्सन है। अगर हम बात करें इक्वालिटी की, और एक पर्सन और बना लेते हैं हम थोड़ा, चलिए। अगर इक्वालिटी की बात करते हैं तो इक्वालिटी क्या है? इन तीनों को अगर एक समान डिब्बे पर खड़ा कह दिया जाए कि इस दीवार तक पहुंचना है, तो क्या तीनों को एक ही दीवार के ऊपर खड़ा कर देना चाहिए हमें? तो क्या ये इक्वालिटी कहलाएगी? जी नहीं, ये इक्वालिटी नहीं कहलाएगी। क्योंकि देखिए ये ऊपर निकल गया है तो ये इक्वालिटी नहीं हुई। इक्वालिटी किसे कहेंगे? जब हम इस पर्सन को ये वॉल है हमारी, समझ लीजिए जो वॉल थी पहले, यहाँ पहुँचना है। अब इसको भी दिया गया ये जो बीच वाला था, और इसको दिया गया एक बॉक्स खड़े होने के लिए। ये छोटा था जो सबसे, तो इसको क्या किया जाएगा? बड़ा बॉक्स दिया जाएगा ऊंचाई का, और इसको क्या दिया जाएगा? थोड़ा सा ऊंचा दिया जाएगा। और ये सबसे छोटा नहीं था, बीच वाला था, तो इसको भी क्या दिया जाएगा? बराबरी का थोड़ा बॉक्स दिया जाएगा। अब समझते हैं इक्वालिटी का। देखिए इसकी हाइट तो कम थी
अब इसको बराबर पहुंचाने के लिए क्या किया गया, इसको ज़्यादा स्पेशल प्रोविज़न दिए गए जो कि हमारी कम्युनिटी में ये थोड़ा सामर्थ्य था, स्टेबल था अपनी इकोनॉमिकली, तो इसको थोड़ा छोटा दे दिया गया। और इसको क्या किया गया, ये भी थोड़ा कमज़ोर था मगर इससे ज़्यादा था और इससे कम था, तो इसको थोड़ा, तो अब ये तीनों जब एक दीवार पे मिल जाएंगे, जब एक हाइट पे आ जाएंगे, इसे कहा गया है इक्वालिटी। इसे कहा गया है राइट टू इक्वालिटी कहा गया है, जब तीनों एक समान आ जाएंगे। अगर कोई बंदा आपके फैमिली में अगर कोई पर्सन डिसेबल्ड है तो उसको स्पेशल प्रोविज़न दिए जाते हैं। इसी तरह सोसाइटी में अगर कोई डिसेबल्ड है यानी वो पिछड़ा हुआ है तो उसको उठाने के लिए ही स्पेशल प्रोविज़न दिए गए हैं। ये हो गई हमारे राइट टू इक्वालिटी के बात। अब हम अगले आर्टिकल में जब मिलेंगे तो हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम यानी हमें स्वतंत्रता मिलेगी, स्पीच की, फ्रीडम ऑफ प्रेस की मिलेगी, सोने की आज़ादी भी उसी में इंक्लूडेड है, और बहुत सी आज़ादियाँ जो हैं हमारे वो मेंशन की गई हैं आर्टिकल 19 के में, जो कि राइट टू फ्रीडम की बात करेगा। अगर ये सब अधिकार तभी तक वैलिड हैं जब तक किसी और के फंडामेंटल राइट्स वायलेट ना हो। अगर किसी और के फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं तो वो आपका फंडामेंटल राइट्स नल एंड वॉइड कर दिया जाएगा। तो हम देखेंगे अब अगले आर्टिकल में जब हम मिलेंगे आर्टिकल 19 की जो राइट टू फ्रीडम की बात करेगा, तब हम जानेंगे उसमें क्या क्या प्रोविज़न्स हैं और कैसे कैसे कौन कौन सी स्पीच के लिए या कैसे कैसे राइटिंग मीडियम और संगठन बनाने के लिए ये सब स्वतंत्रता दी गई है। इसकी हम बात करेंगे 19 आर्टिकल में। तब तक के लिए धन्यवाद।